आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर लोकसभा में तारीखी बहस आज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे बहस का करेंगे आगाज। 10 घंटे मुसलसल चलेगा खुसूसी सेशन। इंडिगो के पास डीजीसीए के शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम 6 बजे तक का है वक्त। हुकूमती इक़दाम के बाद एयरलाइन ऑपरेशंस में बेहतरी जारी। इंडिगो के बहरान के दरमियान हिंदुस्तानी रेलवे बना मददगार। दिल्ली समेत पूरे मुल्क में रेलवे चला रही है 22 खुसूसी ट्रेनें। साबिक वजीर रेलवे लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान पर इल्जाम से मुतालिक फैसला आज। नौकरियों के लिए जमीन के मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में तय किए जाएंगे इल्जाम। निशानेबाजी के ISSF वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत की शानदार कारकर्दगी। सिमरनप्रीत ने जीता गोल्ड। ऐश्वर्या तोमर और अनीश भानवाला ने भी हासिल किया चांदी का तमगा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। कौमी तराने वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह की याद में आज लोकसभा में एक खुसूसी बहस का एहतमाम किया गया है। ये बहस महज एक रस्मी तकरीब नहीं है, बल्कि इसे भारत के कौमी फ़ख्र, सकाफती शऊर और कौम परस्ती को नए सिरे से समझने का मौका ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे इस खुसूसी मुबाहिसे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पर इस बहस को ख़त्म करने की जिम्मेदारी होगी। लोकसभा में ये बहस मुसलसल 10 घंटे तक जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान हिस्सा लेंगे। इस अहम बहस में कांग्रेस के गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 8 मेंबरान पार्लियामेंट भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर तफसीली बहस होगी। वजीर दाखिला अमित शाह ऐवान बाला में बहस का आगाज करेंगे। कायद ऐवान JP नड्डा कलीदी मुकर्रीन में शामिल होंगे, जबकि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे कलीदी स्पीकर होंगे। राज्यसभा में भी बहस 10 घंटे तक चलेगी। दोनों ऐवानों में ये वसी बहस वंदे मातरम को उजागर करेगी, जो एक ऐसा गीत है जिसने तहरीक आज़ादी से आज तक भारत के इत्तेहाद और अज़्म को मुसलसल मुतासिर किया है। मजमूई तौर पर आज का दिन पार्लियामेंट की तारीख में एक खास दिन होगा, क्योंकि मुल्क की तकरीबन हर बड़ी सियासी आवाज़ आज वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर ऐवान में गूंजेगी। 7 नवंबर को कौमी गीत वंदे मातरम की याद से मुताल्लिक़ तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नगमा लाफानी हो गया है। ये हर दौर में अहमियत अपनी इख्तियार कर गया है। PM ने यह भी जिक्र किया कि 1937 में गाने के बंद को तकसीम किया गया था। गाने की इस तकसीम ने एक तरह से मुल्क की तकसीम का बीज बो दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भी मुल्क में तफर्रुक़ा अंगेज़ क़ुव्वतें मौजूद हैं, जो कौम के लिए एक चैलेंज हैं। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया
भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक कानून साज असेंबली का सरमाया इजलास आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 19 तारीख तक जारी रहेगा। रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने 20 नवंबर को अपनी निस्फ मुद्दत पूरी करने के बाद एक मुतबादिल वजीर आला के बारे में बहस के दरमियान हुक्मरान पार्टी के अंदर इख्तदार की कशमकश शुरू हो गई है। इन बातचीत के दरमियान चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में हाई कमान की हिदायत पर अमल करते हुए एक दूसरे की रिहाइश गाहों पर मीटिंगें की। उन्होंने हाल ही में इस बात का इयादा किया कि वो क़यादत के मामले पर हाई कमान के फैसले की पासदारी करेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इंडिगो के मैनेजर और CEO को 6 दिसंबर 2025 को जारी किए गए शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे की तौसी की है। हालिया संगीन ऑपरेशनल मसाइल और खिलाफ वर्जियों के बारे में दोनों ओहदेदारों ने DGCA से जवाब देने के लिए मजीद वक्त की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद DGCA ने उन्हें जवाब देने के लिए 8 दिसंबर 2025 की शाम 6 बजे तक का वक्त दिया है। ये भी हिदायत दी है कि इस मोहलत में मजीद तौसी नहीं दी जाएगी। DGCA ने इंतबाह दिया है कि अगर तौसी शुदा आखिरी तारीख के अंदर मुकम्मल और तफसीली जवाब नहीं दिया गया तो दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर यकतरफा कार्रवाई कर देगी। दरियासना शहरी हवाबाजी की वजारत मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन को मामूल पर लाने के लिए काम कर रही है। ताहम हालात को मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने में वक्त लगेगा। मुसाफिरों को अब भी हवाई अड्डों पर घंटों इंतजार का सामना करना पड़ रहा है और पहले से बुक कराई गई परवाजों के बारे में अपडेट्स की कमी भी उन्हें परेशान कर रही है। वजारत ने मुसाफिरों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। वजारत हवाबाजी की हिदायत के मुताबिक मुसाफिरों को रिफंड्स जारी किए जा रहे हैं। अब तक 610 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुसाफिरों का सामान भी वापस किया जा रहा है, जिसकी वजह से हवाई अड्डों पर सामान की तलाश में लोगों का हुजूम है। इंडिगो की बड़े पैमाने पर परवाजों की मनसूखी ने मुल्क भर में मुसाफिरों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। इसके जवाब में भारतीय रेलवे कई बड़े शहरों से खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। इस सिलसिले में रेलवे पीर 8 दिसंबर को यानी आज 22 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन ट्रेनों की फहरिस्त जारी की है। इनमें से 8 ट्रेनें दिल्ली के मुख्तलिफ स्टेशनों से रवाना होंगी ताकि मुसाफिरीन अपनी अपनी मंजिल को पहुंच सकें। और राउज एवेन्यू कोर्ट आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ मुलाजमत के लिए जमीन घपले में इल्जामात तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 4 दिसंबर को अदालत ने फैसला आज तक के लिए मुलतवी कर दिया था। वाज़ेह रहे कि लालू प्रसाद यादव के 2004 और 2009 के दरमियान रेलवे के वजीर रहने के दौर में बिहार के लोग जिन्होंने मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर और हाजीपुर में ग्रुप D की नौकरियां हासिल की, अपनी जमीन लालू प्रसाद के खानदान के अफराद और उनकी मिल्कियत वाली कंपनियों को मुंतकिल की थी, जिसके नतीजे में CBI ने मुकदमा दर्ज किया।
अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले मगरबी बंगाल सियासी मैदान बनता जा रहा है। पहले एसआईआर के मामले पर रियासत की सियासत गर्म हुई थी। अब टीएमसी के मुअत्तल एमएलए हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखने के बाद बंगाल की सियासत में जैसे जलजला आ गया है। जहां एक तरफ टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालना महज एक सियासी ड्रामा है। अब क्या है सही बात, आइए जानते हैं इसकी तफसील। मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखने से मुताल्लिक तनाज़ा बदस्तूर जारी है। हफ्ते के रोज टीएमसी के मुअत्तल एमएलए हुमायूं कबीर ने अपने हामियों के साथ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा, जिससे सियासी कशीदगी फैल गई। इस मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया है। टीएमसी पर इल्जाम है कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकालने का सिर्फ एक सियासी ड्रामा है। The persons who do the politics on the basis of only on the basis of the religion, they are destroying the secular fabric of the country. It is with the blessings of Mamta it is happening. उधर बाबरी मस्जिद करने का निर्णय भी उनके पार्टी वाले करते हैं। बाद में ममता जी उसका विरोध करते हैं। पहले उनको पार्टी में लिया क्यों? जब वो पहले से बोल रहे थे, अभी तक क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया? अभी एक्शन लेके ये नाटक करने का कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में एक तरफ अपीजमेंट की राजनीति है और दूसरी तरफ विकास की राजनीति खड़ी है। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। अगरचे टीएमसी और ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन पूरा बंगाल इंतजामिया जिस तरह 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के लिए जमा होने वाले लोगों के हक में काम करता नजर आया, उससे ममता बनर्जी के दोहरे मेयार पर सवाल उठते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी पर बंगाल में वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाया है, जबकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद केस के एक फरीक इकबाल अंसारी ने भी बाबरी मस्जिद की सियासत करने पर टीएमसी पर तनकीद की है। Question should be asked to Mamata Banerjee why she is so silent, because Mamata Banerjee is well known for his vocal character. She always vociferous. So this is the incumbent upon Mamata Banerjee to react on whatever way she likes. आज टीएमसी के नेता बंगाल में इलेक्शन आया तो उनको याद आया और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जब बंगाल में बाबरी मस्जिद का तनाजा चल रहा है, वहीं इतवार को सनातन संस्कृति संसद के बैनर तले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोको कंठे गीता पाठ प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जहां तकरीबन 5 लाख लोग भगवत गीता का पाठ करने के लिए जमा हुए। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। अगले साल के असेंबली इंतखाबात से पहले बंगाल में सियासी दर्जाए हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। जहां एसआईआर का मसला सियासी मैदान बन गया है, वहीं बाबरी मस्जिद के मामले ने बंगाल में सियासी गर्मागर्मी को मजीद हवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली धमाकों के मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। चारों गिरफ्तार मुल्जिमान मुजम्मिल, मुफ्ती इरफान, शाहीन सईद और आदिल को एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। इन तमाम मुल्जिमान की एनआईए की हिरासत आज खत्म हो रही है। ये धमाके फरीदाबाद दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के चंद घंटे बाद हुए, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत 7 अफराद को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये केस जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए पकड़े गए सफेद पोश दहशतगर्दी के मॉड्यूल से मुंसलिक है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के करीब कार धमाके में कम से कम 12 अफराद हलाक और मुतादिद दीगर शदीद जख्मी हुए थे।
महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार तकरीबन 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अकीदतमंदों की मौत हो गई है। वाक़े के फौरन बाद मुकामी इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें राहत और बचाव कामों में मसरूफ हो गईं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि महलूकीन को जख्मियों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे पर गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नासिक महाराष्ट्र में हुए हादसे में जानों के नुकसान पर गहरा दुख हुआ है। मेरी ताज़ियत उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। और इंडिया गेट के करीब पंडारा रोड पर मुनक्किद होने वाले राधा रानी कीर्तन प्रोग्राम पर नामालूम अफराद ने पथराव किया, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कीर्तन पंडाल पर पथराव से अफरा तफरी मच गई। पत्थर और शीशे की बोतलें फेंके जाने से कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हमले में मधु मनुचा नामी एक खातून शदीद जख्मी हो गई, जिसे RML अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यूनेस्को की बैनुल हुकूमती कमेटी का 20वां इजलास आज नई दिल्ली के तारीखी लाल किले में शुरू होगा। इस सेशन की सदारत यूनेस्को में हिंदुस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर और नुमाइंदे विशाल वी शर्मा करेंगे। भारत ने इस साल की सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करने के लिए दिवाली को बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया है, जो रोशनी, भाईचारे, हमदर्दी और बिरादरी के जश्न की अलामत है। 6 रोज़ा सेशन में रुकन मुमालिक की जानिब से जमा कराई गई नामजदगियों का जायजा लेने, दर्जशुदा सकाफती विरसे की मौजूदा सूरत हाल का मुआयना करने और इस सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मज़ीद बरां भारत के 2 बड़े शहरों हैदराबाद और लखनऊ को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर तस्लीम किया है। वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने दिल्ली के लाल किला अहाते में मुनक़िदा सकाफती विरसे की हिफाजत के लिए यूनेस्को की बैनुल हुकूमती कमेटी की इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। सेशन से खिताब करते हुए एस शंकर ने कहा कि सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में यूनेस्को का किरदार अहम है और इसे हमारे मुल्क ने तवील अरसे से तस्लीम किया है। हमने इसकी कोशिशों में अपना रोल अदा किया है और इसके बेहतरीन तरीक़ों से ताकत भी हासिल की है। यूनेस्को की मुतादिद आलमी सकाफती विरसा साइट्स का घर होने के अलावा भारत ने खुद दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। UNESCO's role in heritage preservation is particularly important and one that has been long recognized by India. We have contributed to its endeavors while drawing strength from its best practices. Besides being home to many UNESCO World Heritage Sites, India has itself undertaken many preservation and conservation projects across the world. A key dimension of that engagement is preservation of intangible heritage. In doing so, we acknowledge that traditions, languages, rituals, music, craftsmanship, festivals, and performing arts are invaluable aspects of human inheritance. और भारत ने शंघाई में कौंसलेट की एक नई इमारत का इफ्तिताह किया है। ये इक़दाम 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने और आवाम से आवाम के तबादले की जानिब एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। नए कौंसलेट के अहाते का इफ्तिताह चीन में भारत के सफ़ीर प्रदीप कुमार रावत और कौंसिल जनरल पर प्रतीक माथुर ने किया। ये 32 सालों में कौंसलेट की पहली तामीर है। शंघाई की चाकिंग डॉनिंग डिस्ट्रिक्ट में डाउंग सेंटर में वाक़ई नया दफ्तर नुमाया तौर पर बड़ा और जदीद तामीर किया गया है। इससे खदमात को बेहतर बनाने और खित्ते में भारत की शमूलियत को मजबूत करने की उम्मीद है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कुछ खास खबरों की, जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। गोवा के नाइट क्लब में आतिशज़दगी, 25 इसमें हलाक बताए जा रहे हैं। जी हाँ, ये कल बता दें आपको कि एक बड़ा हादसा पेश आया है गोवा में, और कानूनी तामीरात की शिकायत के बाद भी चल रहा था अभी ये क्लब, और इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी बताया जा रहा है कि क्लब का जो मालिक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब आगे की कार्रवाई मुसलसल जारी है कि आगे अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कि इस कैफ़े को चलाया जाएगा या नहीं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। इंडिगो का बहरान जारी, 650 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, मुसाफिरों को वापस किए 610 करोड़, 3000 बैगेज भी लौटाए गए हैं। यानी मुसलसल इंडिगो की कोशिश है कि किसी भी तरह मुसाफिरों की जो परेशानी है उसे हल कर दिया जाए, और इसी सिलसिले में जो उनका ये कहना चाहिए कि 610 करोड़ रुपए जो हैं वो वापस किए जा चुके हैं मुसाफिरों को। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। राजनाथ सिंह ने 125 मंसूबे कौम के नाम किए वक्फ, बियारों की तारीख में पहली बार 28 सड़कें, 93 पुल और 4 दीगर प्रोजेक्टों का ऐलान किया गया है। और साथ में राजनाथ सिंह ने अपने बयान में ये भी कहा था कि ये जो मंसूबे हैं, ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। और अब नाजरीन आइए अगली सुर्खी पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। ट्रंप की नई सिक्योरिटी पॉलिसी ने यूरोप में हलचल मचा दी है। जी हाँ, अमेरिका पहली बार खुलकर यूरोपीय सियासी ढांचे और इदारा जाती सिमत के खिलाफ मौक़िफ़ अपना रहा है, माहिरीन का ऐसा कहना है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जनूबी कोरिया को 111.8 मिलियन डॉलर के हथियार फरोख्त करने की भी मंजूरी मिल चुकी है। और अब एक और ख़बर पर नाजरीन नज़र डाल लेते हैं। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतें 900 से मुतजाविज़, और भूख से मज़ीद अमवात का ख़दशा, कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। जी हाँ, इंडोनेशिया में ये जो एक बहरान है इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत बताया जा रहा है कि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे भी गाँव, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ मदद नहीं पहुँच पा रही है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। खेलों की बात करें तो भारतीय निशानेबाजों ने दोहा कतर में जारी ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी शानदार कारकर्दगी जारी रखी। नौजवान शूटर सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में तलाई तमगा जीता। इन्होंने फाइनल में 41 के शानदार स्कोर के साथ वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड की बराबरी भी की। भारत की ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जो पहली बार इस मुकाबले में शामिल हुई, फाइनल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 7 में चांदी का तमगा जीता। वो 413.3 के स्कोर के साथ चीन की त्यान जामिंग के पीछे दूसरे नंबर पर रहे। दरियासना अनीश भनवाला ने मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। वो 31-40 हिट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। और अब मौसम का मिजाज। तो नाजरीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।
कोई बात नहीं भौजी, जितना गुस्सा